हेलो प्यारे साथियों, रीट के महारथियों और रीट के एस्पायरेंट अभ्यर्थियों। उम्मीद है कि आप लोगों का 100% सिलेक्शन होगा। और सभी को एक बार राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। लग रहे थे टीचिंग मेथड कराओ, टीचिंग मेथड कराओ, 2 टॉपिक करा दिए, उसके बाद भी आप लोग लग ही रहे थे। विश्वास नहीं है आपको, लेकिन कोई नहीं, मैं लेके आ गया टीचिंग मेथड का। आज काफ़ी अच्छा कंटेंट आप लोगों को मैं डिलीवर करूँगा। और जो पिछली आपने बार पढ़ा था उससे थोड़ा काफ़ी अच्छा बेहतर तरीके से अपन लोग इस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, मेंशन करेंगे। भले 2 पार्ट लग जा, 3 पार्ट लग जा, जब कंसिस्टेंटली हमारी क्लास चली रही है, क्यों भाई, जब कंसिस्टेंटली हमारी क्लास चली रही है, नॉन स्टॉप क्लास चल रही है, विदाउट एनी ऑफ चल रही है, आज तक कोई ऑफ नहीं है ना, तो ऐसे ही चलती रहेगी तो हम लोग आराम से 30 दिसंबर तक अपना 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 कोर्स बिल्कुल A to Z कंप्लीट कर लेंगे, नॉन स्टॉप, बिल्कुल तरीके से सिस्टमेटिक वे में। ये कंप्लीट हुआ कोर्स और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे टेस्ट सीरीज पर, प्रॉपर ढंग की टेस्ट सीरीज पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्त, आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को, आज जो हमारा टॉपिक चल रहा वाला है वो है टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश या लैंग्वेज टीचिंग। तो भाषा शिक्षण को किस तरीके से पढ़ाया जाए, उसके सिद्धांत क्या हैं। भाषा भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ये लीजिए, आज पढ़ेंगे हम भाषा शिक्षण के सिद्धांत की। भाषा को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, किस तरीके से टीच किया जाना चाहिए। तो एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। देखो, सिद्धांतों को तो हम बाद में उठाएंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा क्या है, लैंग्वेज की टीचिंग की जाती है तो क्या क्या, कौन कौन से आज की क्लास में हमारे क्या क्या कंटेंट्स हैं, आज हम क्या क्या चीज़ों पर चर्चा करेंगे, तो ये देख लीजिए। आज हम जो चर्चा करेंगे, आज हमारे जो चर्चा का पॉइंट रहेंगे, वो पॉइंट्स कौन कौन से रहेंगे आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। एक तो आज हमारी परिभाषा रहेगी, जो हम किस पर देंगे, लैंग्वेज पर। आज हम भाषा की परिभाषा देखेंगे। लैंग्वेज के कौन कौन से कौशल हैं, हम उन कौशलों की बात करेंगे। और लैंग्वेज को सीखने के लिए कौन कौन से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को करने हैं, कौन कौन से बेसिक गुण हैं, मतलब मूलभूत या फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। लैंग्वेज को टीचिंग करने का उद्देश्य क्या होता है, क्यों पढ़ाई जाती है लैंग्वेज। फिर क्या महत्वता है अगर इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया में अगर फॉलो करते हैं हम, तो इससे क्या योगदान मिलता है, क्या फ़ायदा होता है। जो आज कई लोग बच्चे सोच लेते हैं 12th क्लास में कि यार हम लोगों को इंग्लिश कंपलसरी कर रखी है, पता नहीं क्यों। आर्ट्स वाला है तो इंग्लिश कंपलसरी, बायो वाला है तो इंग्लिश कंपलसरी, मैथ वाला है तो कंपलसरी, कॉमर्स वाला है तो कंपलसरी, फिर ग्रेजुएशन में जाते हैं फिर कंपलसरी। ये क्यों। अब रीड कर रहे हैं, पढ़ाना में सामाजिक विज्ञान है, फिर भी इंग्लिश कंपलसरी, ऐसा क्यों। तो क्या होता है, भाषा को, इंग्लिश को अगर हम कंपलसरी करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा मिलता है, ये सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। दोस्त एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास समय अवधि कम है। वैसे तो 70-80 घंटे की क्लास होती है, अगर ऑफलाइन पढ़ाया जाए तो 70 से 80 घंटे के अंदर रीड का कोर्स होता है। लेकिन ऑनलाइन में अपन 55-60 घंटे में आराम से इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और आराम से अपने पास इतना टाइम है कि अपन 55-60 घंटे के लगभग दे सकते हैं। अब बात समझना मेरी बात दोस्त, कि मेरे को थोड़ा सा कंटेंट जो है ना बोर्ड पर लेना पड़ा, क्योंकि कंटेंट लेने से क्या, लिखना कम पड़ेगा, लिखने से क्या होता है, वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, आपका टाइम खराब होता है। जब आप अल्टीमेटली पीडीएफ पर जाने वाले ही हैं, जब अल्टीमेटली आप लोगों को पीडीएफ चाहिए ही, तो फिर आपको प्रॉपरली तरीके से लिखा लिखा के मैं नोट्स बनवाऊँ तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसीलिए अपन टाइम सेविंग तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट स्लाइड हमारी खाली है, क्योंकि मैं आपको इसमें लैंग्वेज के बारे में बताना चाह रहा हूँ। लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या होती है। लोग चिल्लाते रहते हैं भाषा भाषा भाषा, क्या होती है भाषा, लैंग्वेज क्या होती है। तो इफ वी टॉक अबाउट लैंग्वेज, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये एक क्या है, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। ये एक कह सकते हैं संरचित, यानी कि संरचना होती है ना, संरचित सिस्टम है, प्रणाली है, ये एक संरचित प्रणाली है। ये प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, किसका, ऑफ कम्युनिकेशन, वार्तालाप का, ऑफ कम्युनिकेशन अमंग ह्यूमन बींग्स, अमंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, मानव, अमंग ह्यूमन बींग्स, बींग्स भी कह देते हैं इनको डायरेक्ट,
अमंग ह्यूमन बींग्स, मानव के बीच में एक सिस्टम से ही सीखी जाती है। भाषा को अपन नॉर्मली नहीं सीख सकते, ठीक है ना। ये क्या है, इट इज अ कॉन्क्रीट फॉर्म। ये एक कॉन्क्रीट फॉर्म होता है, कॉन्क्रीट फॉर्म। ये एक कॉन्क्रीट फॉर्म बन जाता है किसका, ऑफ साउंड्स का, सिंबल्स प्रतीकों का, और जेस्चर्स हाव भावों का, सिंबल्स सिग्नल्स या साइन, SIGN कह दो या सिग्नल्स कह दो, संकेतों का, और एक हम कह सकते हैं जेस्चर्स का, GESTURES जेस्चर्स। जो ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनि संकेत सिग्नल, जब हम बोलना नहीं सीखे, जब हमारी भाषा नहीं बनी, लगभग अपन 60,000 साल पहले की बात कर सकें, और इसका क्या है, बहुत पुराने समय से भाषाएं चलती आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। तो हम इसके समय का अनुमान नहीं लगा सकते कि भाषा की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, नहीं लगा सकते अनुमान। कैसे लगा सकते हैं, आप सोचिए कैसे लगा सकते हैं। तो ये कॉन्क्रीट फॉर्म है, ये कॉन्क्रीट फॉर्म है, मतलब एक पुख्ता, आप इसको कह सकते हैं मूर्त रूप में। ये कहाँ आती है, तो मूर्त रूप में तब आती है जब अपन इसको साउंड्स को, इसके सिंबल्स को, इसके सिग्नल्स को, मानव के जो सिग्नल होते हैं, संकेत होते हैं, और जेस्चर्स होते हैं, उनको हम क्या करें, पहले सिग्नल्स और पोस्चर्स के माध्यम से या जेस्चर्स के माध्यम से लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते थे। आजकल इन चीज़ों को कॉन्क्रीट फॉर्म में डाल दिया है। अब कॉन्क्रीट फॉर्म में क्या कर दिया है, इसको अपन वर्ड लेटर फॉर्मेट या स्ट्रक्चर सेंटेंस के फॉर्मेट में हम ले आए हैं। तो हम इसको ले आए हैं, जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज LANGUAGE, लैंग्वेज इज अ सेट फॉर्म, लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ, भाषा क्या हो गई है अब, सेट हो गई है ऑफ किसका, लेटर्स। अब इसको वर्णों में बदल दिया गया है, वर्ड्स शब्दों में बदल दिया गया है, फ्रेजेज वाक्यांशों में बदल दिया गया है, सेंटेंसेज और इनको वाक्यों में बदल दिया गया है। तो आज ये एक सेट फॉर्म हो गया, ठीक है ना, ये एक सेट फॉर्म हो गया। आपको इनके माध्यम से ही आप क्या करते हो, भाषा को व्यक्त करना सीखते हो, राइट। भाषा को भाई आप किसी भी भाषा को व्यक्त करोगे तो देखो, लेटर्स यूज करोगे, वर्ड्स यूज करोगे, फ्रेजेज यूज करोगे, सेंटेंसेज यूज करोगे, तब भाषा को व्यक्त करोगे। भाषा को व्यक्त करने के मेनली दो तरीके हैं। एक तो आप लैंग्वेज जो प्रेजेंट की जाती है, इट इज प्रेजेंटेड, इसे जो प्रेजेंट किया जाता है ना, इट इज प्रेजेंटेड कैसे, इन स्पीच एंड राइटिंग। इन स्पीच, इसको आप बोल करके, और एंड इन राइटिंग, और लिखित करके, या एंड इन रिटन, स्पीच और इन रिटन, एंड इन रिटन, ठीक है ना। तो इट इज प्रेजेंटेड इन स्पीच एंड इन रिटन, ये रिटन में, लिखित में और बोल करके इसको प्रस्तुत किया जाता है। भाषा क्या, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें जो लोग हैं ना, वो अपनी फीलिंग्स, अपने एक्शंस और अपने जो थॉट, या ऐसे कह दो फीलिंग्स, थॉट्स और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं। तो आप कहेंगे कि इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ लिख देता हूँ, इट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक संचार का माध्यम है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का माध्यम है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन का माध्यम है। दैट द पीपल यूज, जो कि पीपल यूज करते हैं, दैट द भी क्यों लगाएं, अपन डायरेक्ट बोलेंगे दैट पीपल यूज, जो कि लोग यूज करते हैं, यूज टू, जो एक्सप्रेस करने के लिए, क्या एक्सप्रेस करते हैं वो, उससे यूज टू एक्सप्रेस। बेटा क्या करते बताओ, आप बताओ, आपको पता होगा ना, एक्सप्रेस क्या क्या करते हैं, थॉट्स आइडियाज एंड फीलिंग्स। थॉट्स अपने विचारों को, थॉट्स अपनी कल्पनाओं को, आइडियाज को, IDEAS, आइडियाज को, एंड और अपनी भावनाओं को, इनको व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं। वो क्या होता है, एक लैंग्वेज कहलाती है। तो लैंग्वेज की परिभाषा मेनली मैक्सिमम लोग जब जानते हैं, भाषा कह दो कि संप्रेषण की वह इकाई है जिसके माध्यम से मानव जो है वो क्या करता है, अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को और अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। अपने थॉट्स को ट्रांसमिट करने का जो माध्यम है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारधाराओं को पहुंचा रहा है, तो वो किसके माध्यम से पहुंचा रहा है, भाषा के माध्यम से पहुंचा रहा है। मैंने इसको एक तरीके से आपको व्यक्त करवाया था कि जैसे मैं अभी इस पर ले लेता हूँ, तो ब्लैक कलर के आगे 1 मिनट के लिए रुक जाइए, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए टीचिंग बैकग्राउंड में जाते हैं और हम ये बैकग्राउंड ले लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ
कि जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज, उस लैंग्वेज की अगर हम बात करें, किसी भाषा की बात करें, तो भाषा का जो मेन होता है ना, वो कोई भी भाषा होती है किसी भी लैंग्वेज में, जैसे ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति इस व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचाना चाहता है, राइट, इस व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचाना चाहता है। अब ये क्या, एक कोड ऑफ कंडक्ट यूज करेंगे, एक कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ इंटरेक्शन, ये एक कोड ऑफ इंटरेक्शन यूज करेंगे, और जो इंटरेक्शन का कोड यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज, ठीक है ना। कोड ऑफ इंटरेक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा, लैंग्वेज कहलाएगा, ये लैंग्वेज होगी, ठीक है ना। एक्चुअली देखा जाए तो लैंग्वेज एक लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है ना। ये एक फ्रॉम लैटिन वर्ड आता है, फ्रॉम लैटिन वर्ड, और ये लैटिन वर्ड जो है वो कौन सा है, लिंग्वा, LINGUA, लिंग्वा, और इसका मतलब होता है, लिंग्वा का मतलब होता है क्या, लैंग्वेज और स्पीच, ले जाओ इसे ले जाओ, लैंग्वेज और स्पीच होता है इसका मतलब, क्या होता है इसका मतलब, लैंग्वेज और स्पीच। सही आ रहा है व्यू, हाँ सही आ रहा है, अच्छा, लैंग्वेज और व्यू, तो बिल्कुल है ना, ठीक है, समझना अच्छे से कि जो लैटिन भाषा से लिया गया है लिंग्वा, और लिंग्वा का जो मीनिंग होता है वो लैंग्वेज और स्पीच होता है, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो लैंग्वेज को जो सीखने का जो माध्यम होता है वो एक सिस्टम से चलता है, तो इसको सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, इसको इसलिए कहते हैं सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर क्योंकि इसको हमेशा ऐसे सीखा जाता है। देखो, सबसे पहले इसमें लिसनिंग सीखी जाती है, फिर इसमें स्पीकिंग सीखी जाती है, फिर इसमें रीडिंग सीखी जाती है, और इसमें राइटिंग सीखी जाती है। पहली बात ध्यान से सुनना कि इसका जो मेथड है वो ये है कि अपन सबसे पहले इसमें लिसनिंग सीखते हैं, पहले अपन इसको सुनते हैं, सुन करके, ये कोई प्रवृत्ति अनुसार नहीं है, मतलब ये कह सकते हो कि जो लैंग्वेज है ना वो नॉन इंस्टिंक्ट है, लैंग्वेज इज नॉन इंस्टिंक्ट, प्रवृत्ति में नहीं है, INSTINCT, ठीक है ना, INSTINCT, ये नॉन इंस्टिंक्ट है, मतलब ये प्रवृत्ति जन्य नहीं है, ये आप सीखते हो, ये वातानुकूलित है, मतलब वातावरण के अनुसार आपको सीखने को मिलता है, जैसा कल्चर, जैसा कन्वेंशन होगा वैसी आपकी लैंग्वेज होगी। तो अगला पॉइंट अपन इसमें लिखेंगे, लेकिन पहले समझो कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग सीक्वेंस में चलती है, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इनका ये स्किल होता है, रीडिंग एंड राइटिंग इसी स्किल में चलती है, ठीक है भाई दोस्त, क्लियर है ना। पहले किस में आती है ये, स्पीकिंग, पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW इसको कहते हैं। अब ये लगभग इतना पॉपुलर फॉर्मूला हो गया है कि सभी जानते हैं, LSRW पैटर्न को बहुत अच्छे से सभी लोग जानते हैं कि लैंग्वेज नॉन इंस्टिंक्ट है, अप्रवृत्ति जन्य है, मतलब पैदाइशी हमारे साथ सहज हमारे साथ नहीं आती, ये इसको सीखा जाता है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज इज लर्नेबल, ये इट इज लर्नेबल, ये लर्नेबल है, ठीक है ना, कन्वेंशनल है, ये परंपरागत हमारे थॉट्स पर एंड बेस्ड ऑन कल्चर, कन्वेंशनल है और बेस्ड ऑन कल्चर एंड हिस्ट्री, बेस्ड ऑन कल्चर, हमारी जो संस्कृति है उस पर आधारित है, एंड बेस्ड ऑन कल्चर एंड हिस्ट्री, और हमारे इतिहास पर आधारित है, कल्चर और हिस्ट्री पर ये प्रॉपरली आधारित है, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास पर पूरी तरह से ये आधारित है, उसी के आधार पर हम लैंग्वेज को सीखते हैं। तो ये मैंने बेसिक आइडियाज़ आप लोगों को लैंग्वेज के बारे में दिए थे, अगर आपके दिमाग में सेट हो गए हों तो बताइए। चलो सेट हो गए ना, अच्छे से प्रॉपरली सेट हो गए ना। अच्छा, अब देखिए अपन चलते हैं कि रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल्स क्या क्या हैं। रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल्स क्या क्या हैं, तो आपको 4 स्किल्स आपको पता होंगे। एक तो आपको अभी मैं चारों स्किल्स के बारे में फिर से यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको चारों स्किल्स मैंने अभी भी बताए थे, बोलो क्या क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चारों स्किल्स हैं अपने। इसको बोलते हैं अपन लिसनिंग, LISTENING, लिसनिंग। इसको बोलते हैं अपन स्पीकिंग, SPEAKING, स्पीकिंग। इसको बोलते हैं अपन रीडिंग, और अगली है अपनी राइटिंग। अब इसमें 2 रिसेप्टिव हैं और 2 प्रोडक्टिव हैं, ठीक है ना, राइटिंग। अब देखो, पहले हम सीखते हैं बोलना, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ठीक है ना। तो अब देखो, जब हम जिन 2 तरीकों से इसको रिसेप्टिव यानी ग्रहण करते हैं, ग्रहण हम कैसे करते हैं, और उत्पाद हम इसका कैसे करते हैं, उत्पन्न, ग्रहण कैसे करते हैं, उत्पन्न कैसे करते हैं, बताओ। देखो, लिसनिंग रिसेप्टिव है, ओके, स्पीकिंग आपकी प्रोडक्टिव है
है कि नहीं है? अपन बोल करके जैसे सुनते हैं जब तो ग्रहण करते हैं और बोलते हैं तब उसको प्रोड्यूस करते हैं। पढ़ने में हम रिसेप्टिव होते हैं और जो लिखते हैं ना हम प्रोडक्टिव होते हैं। तो आपका जो स्पीकिंग है और आपका जो राइटिंग है वो तो हो गया प्रोडक्टिव, राइट? और आपका जो रीडिंग है और आपका जो लिसनिंग है वो हो गया आपका रिसेप्टिव। प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव आपके क्लियर हुए कि नहीं हुए? यस और नो? पहले तो बताओ प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव आपके क्लियर हुए कि नहीं हुए? हो गए ना ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर? अब आगे चले। देखिए लैंग्वेज कौशलों की बात हम प्रॉपरली कर ही चुके हैं। आपको पता है कि लैंग्वेज जो है ये कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ इंटरेक्शन है। ये इसके अंदर क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। और लैंग्वेज जो है हमेशा किस पर डिपेंड करती है? कुछ साइन पर, गेस्चर्स पर, थॉट्स पर, ये रिप्रेजेंट करती है। कुल मिलाकर मतलब ये डिपेंड करती है। मतलब पहले जो है लैंग्वेज को किस पर डिपेंड किया गया? सबसे पहले साउंड्स आए थे, ध्वनियाँ आई थी। साउंड्स के बाद उनको सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया गया। फिर सिंबल्स को प्रोनाउंस करने के लिए फोनेटिक यूज किए गए। फिर सिंटैक्टिक यूज हुए। फिर उसको सिमेंटिक यूज में डाला गया। तो लैंग्वेज जो है प्रॉपरली कुल मिलाकर के इसका वर्ड और इसके मीनिंग से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो क्या कहेंगे कि इट हैज़ नो रिलेशन। पहली बात तो ये याद रखना, इट हैज़ नो रिलेशन, इसका कोई संबंध नहीं है। इट हैज़ नो रिलेशन बिटवीन कोड एंड मीनिंग। ठीक है ना? ऐसे कह दो बिटवीन वर्ड्स एंड मीनिंग। वर्ड्स और मीनिंग्स के बीच में कोई संबंध नहीं है। इसी को इसीलिए तो बोलते हैं ये आर्बिट्रेरी है ना? इसका वर्ड और मीनिंग से कोई संबंध नहीं होता। कोई वर्ड जो मीनिंग देता है, जैसे पेन है तो पेन यानी कलम होती है, लेकिन PEN पेन से कलम का दिमाग में सेट होना, याद ही करना पड़ेगा आपको इसके स्पेसिफिक मीनिंग। आप PEN से आपके माइंड में पेन तब आएगा जब भैया मतलब PEN स्पेलिंग जो है वो कहीं भी किसी भी तरीके से एक पेन को रिप्रेजेंट नहीं करती है, राइटिंग टूल को रिप्रेजेंट नहीं करती, बस इसका एक मीनिंग है। तो वर्ड का मीनिंग से कोई रिलेशन नहीं होता। आगे देखिए इसका मतलब एक अपन इसमें ये भी देखेंगे कि जो लैंग्वेज होती है ना, कोई भी भाषा होती है, किसी भी प्रकार की भाषा, ये एक प्रॉपर किन्हीं फंडामेंटल चीज़ों पर आधारित होती है। तो लिखो बेस्ड ऑन, ये किन पर आधारित होती है? बेस्ड ऑन साउंड्स, सिंबल्स, सिंटैक्स, फोनेटिक, ठीक है ना? सिंटैक्स, फोनेटिक, इसके अलावा अपन के ग्रामर, वोकैबुलरी, एंड सो ऑन। इन चीज़ों पर ये क्या होती है? निर्भर करती है भैया, है ना? आप यूँ कह सकते हो भैया कि ये बिना इनके काम नहीं चलता। ये बिल्कुल आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि भैया साउंड, सिंबल, सिंटैक्स, फोनेटिक, ग्रामर और वोकैबुलरी पर निर्भर करेगी ये। ग्रामर को आप और या लैंग्वेज को ऐसे नहीं सीख सकते। लैंग्वेज सीखने के लिए आपको साउंड सीखने पड़ेंगे, उसको सिंबल्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, सिंटैक्स आपको सीखना पड़ेगा, एग्रीमेंट सीखने पड़ेंगे, वर्ड अरेंजमेंट सीखना पड़ेगा, उसका उच्चारण सीखना पड़ेगा, ग्रामर सीखनी पड़ेगी, वोकैबुलरी सीखनी पड़ेगी। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आप लैंग्वेज को व्यक्त करना सीख पाओगे। अब दोस्त क्या चलते हैं, अपन चलते हैं अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। अब अपन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, तो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं जिससे कि अपन अच्छे से टाइम पे कर पाएँ, क्योंकि देखिए आप केवल 15-20 मिनट की क्लास केवल 2-3 स्लाइडों में हो गई। तो देखो बेसिक आप आम कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये सेट ऑफ कन्वेंशनल कम्युनिकेटिव सिग्नल्स हैं। मतलब कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत। परंपरागत कम्युनिकेशन यानी होता है संप्रेषण, और सिग्नल्स होते हैं संकेत। आपको पता है भाषा बहुत समय से यूज की जा रही है, बहुत पहले से यूज की जा रही है। भाषा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल है। भाषा में थोड़े से रिफॉर्मेशंस जरूर हुए हैं, लेकिन ये अपने मूल रूप में ही है। आज भी ये अपने मूल रूप में ही है। भाषा जिस समय जैसी चल रही थी उसको वैसे ही रिफॉर्मेशन जरूर हो रहे हैं। कुछ एक वर्ड्स को नई तरीके से यूज किया जाने लगा है, पोर्टमेंट्यू बने हैं, मतलब 2-3 शब्दों को मिलाकर के बोल दिया। जैसे आज इंटरनेट, तो इंटरनेशनल और नेटवर्क दो चीज़ों को मिलाकर के इंटरनेट बना। ब्रंच बना, ब्रेकफास्ट और लंच को बना करके ब्रंच बनाया। तो कुछ पोर्टमेंट्यू वर्ड्स आ गए हैं,
जैसे अभी कई सारे जैसे बिब्लियोग्राफी या बेबलियोग्राफी बना, ठीक है ना, या वेबपीडिया बना, तो विकीपीडिया एंड वेब जो बेबलोलॉजी है या उसको अपन मिला करके विकीपीडिया या बेबलो या वेबपीडिया बनाया। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से अपन पोर्टमेंट्यू वर्ड्स बनाते हैं। कंसिस्ट, इसके अंदर होते हैं वेरियस साउंड्स, विविध प्रकार की ध्वनियाँ होती है इसके अंदर, विविध प्रकार की ध्वनियाँ, सिंबल्स और उनके काउंटर पार्ट्स यानी उनके अभिन्न अंग भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर फोनीम्स होते हैं, सिंटैक्स होता है, भाषा के अंदर वोकेबलरी होती है, ग्रामर होती है। आई बात समझ में? यानी कि जैसे कम्युनिकेशन के लिए जो और चीज़ों की जरूरत होती है वो सारी इसके अंदर होती है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें कि इसके जो ये इट्स सिंबल्स, इसके जो सिंबल्स है ना, ये जो भी इसके जो साउंड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनको अरेंज किया जाता है एक स्पेसिफिक सिस्टम के साथ। उन्हें हम स्ट्रक्चर कहते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो भाषा को सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में या कुछ रूल्स में हमको मॉडिफाई करके पढ़ना पड़ता है। रूल्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, रूल्स होते हैं ना भाई, भाषा को बिना नियमों के नहीं पढ़ा जा सकता, रूल्स बनाए गए हैं इसको ग्रामर को पढ़ने के लिए, ग्रामर बनाई गई है। प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ वोकल साउंड्स, पहले तो इसको केवल वोकल साउंड्स पर ही बोला जाता था, केवल इसको बोल करके ही व्यक्त किया जाता था, इसको लिखा नहीं जाता था भाषा को। सबसे पहले भाषा का एक ही माध्यम आया, बोलना। आप अगर किसी तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हो भाषा को, तो सीधा एक ही तरीका था हमारे पास कि उसका हमारे पास वोकल साउंड्स थे, हमारे पास ना सिंबल्स थे ना कुछ और थे। फिर मेकिंग स्पीच, फिर हमने इसको स्पीच बनाया। द प्राइमरली मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो हमारा जो वोकल साउंड्स आए, वोकल साउंड से हम अलग अलग तरीके से साउंड्स निकाल करके लोगों को अपनी बातों को एक्सप्रेस करने लगे, धीरे धीरे ये पनपने लगा। नो इनहेरेंट रिलेशनशिप, ये विरासत में नहीं मिलती, विरासत नहीं होती, विरासत नहीं होती, नहीं होती, ये अर्जित की जाती है, विरासत नहीं होती। बिटवीन द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज, इसका कोई संबंध नहीं होता, कोई रिलेशनशिप नहीं होती शब्दों की और उसके मीनिंग से, ठीक है ना। आपको बता दिया आर्बिट्रेरी हो रही थी लैंग्वेज जो है वो हमेशा, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, इसका मतलब यही होता है, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। पढ़ाएंगे आपको आगे जब इसके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स चलेंगे या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स चलेंगे, तो उसमें आएगा। ईच लैंग्वेज इज यूनिक, हर भाषा यूनिक होती है अपने खुद के तरीके से। तो आपको मैंने जो एक पॉइंट बताया था आपको कि ये जो भाषा होती है वो कल्चर और हिस्ट्री पे डिपेंड करती है, कि जैसी संस्कृति होगी उसकी वैसी भाषा होगी, जैसा उसका इतिहास होगा, बैकग्राउंड होगा, उसकी वैसी भाषा चलती आएगी, ठीक है ना। प्रत्येक लैंग्वेज का एक यूनिक होती है अपने खुद के तरीके से। फिर भी ये जो है डज नॉट मीन दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि लैंग्वेज डू नॉट शेयर एनी सिमिलैरिटीज़, कि लैंग्वेज का सिमिलैरिटीज़ नहीं होती, समानता होती है। मतलब आप इंग्लिश सीख करके चाइनीज़ सीख सकते हो, आप चाइनीज़ सीख करके जर्मन सीख सकते हो, जर्मन सीख करके आप फ्रेंच सीख सकते हो, और इंग्लिश से तो हम सारी भाषाओं को ही सीख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के भाषाएं एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हाँ इन दोनों के बीच, इन भाषाओं के बीच में सिमिलरिटीज जरूर होती है। बोलो बात समझ में आ गई तुम्हारे? तो ये तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपको पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, और आपसे पूछे कि भैया कन्वेंशनल होती है कि नहीं होती, बिल्कुल परंपरागत होती है। बोलो इसके अंदर कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं कि नहीं होते, होते हैं साहब। कि इसके अंदर बताओ इसके साउंड और सिंबल्स पर डिपेंडेंट होती है कि नहीं होती है, होती है साहब। कि इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो सिस्टमेटिकली अरेंज होती है कि नहीं होती, वोकल साउंड पर डिपेंडेंट है कि नहीं है, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है किसके बीच में, लैंग्वेज और उसके मीनिंग के बीच में, उसमें आएगा रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और आइडियाज़, भाई कोई वर्ड है, जैसे मान लो ये बोर्ड है, तो BOARD, बोर्ड से क्या आप रिप्रेजेंट करते हो कि बोर्ड ही ऐसा बोर्ड होगा, इसको डिजिटल बोलना पड़ेगा, तो डिजिटल में आप कैसे कह सकते हो कि डिजिटल ही होगा। तो शब्द का मीनिंग से और उसके विचार से, उसकी भावना से, उसकी कल्पना से कोई लेना देना नहीं होता। अब आते हैं मेन कैरेक्टर्स पर कि लैंग्वेज की मेन कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। तो लैंग्वेज की मेन कैरेक्टर्स में देखो कि भाषा जो है आर्बिट्रेरी है, बिचौलिया या मध्यस्थता का काम करती है, यानी कि ये किसी वर्ड को उसकी मीनिंग से कनेक्ट जरूर करती है, लेकिन प्रॉपरली ये निर्भर नहीं होती एक दूसरे पर, वर्ड को मीनिंग से कनेक्ट करने का काम करती है। भाषा सोशल फिनोमेनन में है, सामाजिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा को यूज किया जाता है। आज जितनी भी सामाजिक घटनाक्रम है, समाज में जितने भी एपिसोड्स होते हैं, उनके लिए अपन को लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। भाषा प्रतीकात्मक है, बिल्कुल बिना प्रतीकों के भाषा को व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसको अपन सिंबल, साउंड्स इनके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, फोनीम्स या फोनेटिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। सिस्टमेटिक है, इसको सीखने के लिए रूल्स चलाने होते हैं, सबसे पहले लेटर्स सीखने होते हैं, फिर वर्ड्स सीखने होते हैं, और आपको स्किल्स भी इसके सिस्टमेटिकली सीखने पड़ते हैं।
ये वोकल है, वर्बल है और साउंड पर डिपेंडेंट है। ये नॉन इंस्टिंक्टिव है, ठीक है ना, ये कन्वेंशनल है, प्रोडक्टिव है, क्रिएटिव है, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इसके अंदर है, लैंग्वेज के अंदर ह्यूमन है और स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स भी है। ये मानवीय है, मतलब केवल मानव ही इस भाषा को बोल सकता है और अन्य जानवर इसको नहीं बोल सकते। और स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसको संरचना को रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है। लैंग्वेज यूनिक है, अद्वितीय होती है, जटिल होती है और ये मॉडिफाइबल है, इसको बार बार अपन परिवर्तन कर सकते हैं। अब इनको वन बाई वन पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना, वन बाई वन पढ़ते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, आर्बिट्रेरी है मतलब इसका मतलब होगा मध्यस्थ करती, मध्यस्थ है और एक प्रकार का ब्रोकर काम करती है। तो इट क्रिएट्स कनेक्शन, ये कनेक्शन क्रिएट करने का काम करती है बिटवीन वर्ड एंड इट्स मीनिंग, वर्ड और इसके मीनिंग के बीच में। मीनिंग एक्चुअली, वस्तुतः देखा जाए तो वर्ड हैज नो कनेक्शन या नो रिलेशनशिप विद इट्स मीनिंग। वर्ड हैज नो रिलेशनशिप, एक्चुअली वर्ड हैज नो रिलेशनशिप, इसका कोई संबंध नहीं होता, नो रिलेशनशिप विद इट्स मीनिंग, ये आपको पॉइंट याद रखना भाई। आपको आर्बिट्रेरी होने का मतलब पता होना चाहिए दोस्त। आर्बिट्रेरी होने का मतलब है शब्द का मीनिंग से कोई मतलब ना होना। ये देखो, ये लिखा है, नो नेचुरल रिलेशनशिप विद इट्स मीनिंग। शब्द का, लैंग्वेज का इससे कोई नेचुरल रिलेशनशिप नहीं होता, ये नियमों पर आधारित होती है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है नियम बनाए जाते हैं, लैंग्वेज को सीखने का नियम बनाया जाता है। ये कॉर्ड, ये नॉट ए कॉर्ड, ये कॉर्ड नहीं होता, ये कॉर्ड नहीं होता। देखो जो सिग्निफायर होता है वो सिग्निफाइड नहीं, मतलब सिग्निफाइड इज नॉट द मतलब सिग्निफायर इज नॉट द सिग्निफाइड। समझ में आया आपको क्या? मैं बताता हूँ, देखो आपको सिग्निफायर से मतलब समझना है पहले तो, SIGNIFIER। सिग्निफायर का मतलब समझ लो आप, साउंड, लेटर, वर्ड, ठीक है ना, और आप ये देख लो सिंबल, ठीक है ना। ये आप जैसे मैंने कहा कि ये आपको स्टॉप का सिग्नल है, ये सिग्नल है, ये स्टॉप का है, ये कह दिया मैंने कि ये स्टॉप का सिग्नल है। अब ये स्टॉप का सिग्नल तो मान लिया, लेकिन आप ये कैसे कह रहे हो कि ये स्टॉप ही है, रुकना है मतलब इससे, तो ये आपने एक सिंबल बना लिया, इसको रटना तो पड़ेगा ना कि ये स्टॉप का है। शुरू से हमें रटाए जाते हैं साइंस, ठीक है ना। तो सिग्निफायर ये हो गए, और सिग्निफाइड क्या हो गया, SIGNIFIED। सिग्निफाइड का मतलब होता है मीनिंग, मीनिंग के अलावा एक्शन, थॉट, आइडिया, थॉट और आइडिया, ठीक है ना। ये क्या होते हैं अपन के, सिग्निफाइड होते हैं। तो सिग्निफायर यानी कि ये जो चीजें हैं वो इज नॉट सिग्निफाइड, ये चीजें नहीं है। मतलब आप साउंड, लेटर और वर्ड, सिंबल का संबंध मीनिंग, एक्शन, थॉट्स और आइडिया से नहीं जोड़ सकते। यानी कि आप कनेक्ट जरूर कर रहे हो, लेकिन प्रॉपरली एक दूसरे का इनका रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। अब ये क्या है, ये आपकी सोशल फिनोमेनन में है, यानी कि सामाजिक घटनाओं से जुड़ी हुई है। लैंग्वेज हमेशा एक सामाजिक समरसता है, सामाजिक घटना घटक, ये सामाजिक घटक है कि नहीं? कैसे देखो, ये नरिश करता है यानी पोषित करता है। नरिश यानी बेटा क्या होता है, पोषित करना, पोषित करना। ये पोषित करता है, किसको पोषित करता है, विकसित करता है, किसको, संस्कृति को। आप बताओ, आज आपके पास अगर ब्रिटिश संस्कृति आई तो किसकी वजह से आई, भाषा की वजह से आई। तो ये इसका काम, ये सोशल घटक कैसे हुआ, सामाजिक घटक कैसे हुआ, यानी ये विचारों में विकसित करेगा हमारे को। भाषा विचारों को विकसित करती है, एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति की तरफ ट्रांसफर करती है, किसी व्यक्ति के विचारों को दूसरे विचारों तक पहुंचाने का काम करती है। तो ये संस्कृति को स्थापित करती है, और स्थापित किसको करती है, मानवीय संबंधों को। अगर आपसे कोई पूछे कि ये सोशल फिनोमेनन कैसे है, तो आप बताएंगे कि मानव के संबंधों को स्थापित करने का काम और संस्कृति को विकसित करने का काम करती है कौन,
कौन करती है? विकसित भी करती है, पोषित भी करती है। आज हमारी संस्कृति डेवलप लैंग्वेज की वजह से हुई है भाई। आज अगर मान लो मैं ये जैकेट, ये टी शर्ट पहना हुआ हूँ और ये मैं जीन्स पहना हुआ हूँ, जीन्स तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो जो टी शर्ट या जीन्स जो मैंने पहन रखी है, ये कल्चर वेस्टर्न कल्चर में आई है, और वेस्टर्न कल्चर से इंडिया में आई किसके माध्यम से? देख करके नहीं, उनकी भाषा के माध्यम से पता लगा कि भैया ये कैसे बनाए जाते हैं, कैसे फॉलो किए जाते हैं, क्यों फॉलो करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हमको पता लगा। ये एक समाज का पार्ट एंड पार्सल है, क्योंकि जितनी भी कम्युनिकेशन चलेंगे समाज में भाषा के माध्यम से ही चलेंगे। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है बेटा अभिन्न अंग। क्या ये? अभिन्न अंग है। ये क्या है भाई? भाषा। भाषा समाज का पार्ट एंड पार्सल है। रोल ऑफ डायलेक्ट, डायलेक्ट मानी होता है जो ये जो डायलेक्ट होती है ना, जो मतलब आम बोलचाल में भाषा होती है वो, और फॉर्मल लैंग्वेज। अब देखो आम बोलचाल में भाषा क्या होती है? पर्सनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है। आम बोलचाल में जो भाषा होती है वो पर्सनल रिलेशनशिप या पर्सनल रिलेशन को स्टैब्लिश करती है, और ये हमारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करती है। हमारे बिजनेस के लिए प्रोफेशनल रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने, मतलब दो तरह की भाषा होती है। एक तो डायलेक्ट होती है, घर में बोल लेते हैं, आम बोलचाल बोल लेते हैं, मदर टंग कह देते हैं इसको, ठीक है ना। और एक अपन मदर टंग वैसे हिंदी भी है, और एक फॉर्मल लैंग्वेज है। फॉर्मल सेटिंग में हम बात कर रहे हैं, जब अपन ने रोल ऑफ होम लैंग्वेज पढ़ा था, याद है, तो आपने देखा था कि हम दो तरह से लैंग्वेज को बोलते हैं। और मल्टीलिंगुअलिज्म में भी आपने पढ़ा था कि एलिट भी बोला जाता है और नेबरहुड में भी बोला जाता है। आम पड़ोस में जो भाषा बोलते हो वो डायलेक्ट हो जाती है, सोसाइटी में जो बोलते हो डायलेक्ट हो जाती है, और जब थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से बोलते हो तो वो एलिट लैंग्वेज हो जाती है, फॉर्मल सेटअप में बोला जाता है। तो सेटअप सेट्स अप ह्यूमन रिलेशंस, ये मानवीय संबंधों को स्थापित करती है, इसलिए सोशल है। मानवीय संबंधों को स्थापित करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। किसका किसका काम किया जाता है? मानवीय संबंध स्थापित करने का काम। क्या करती है ये? मानवीय संबंध स्थापित करती है। ध्यान रखना, संबंध मेरे, देखो मैंने दो अलग अलग तरीके से लिखा है, आप देख लेना कौन सी जगह सही है, ठीक है ना। अब देखिए, लैंग्वेज एक सिंबॉलिक सिस्टम है, एक प्रतीकात्मक है। इसके अंदर डिफरेंट साउंड और सिंबल्स होते कि नहीं होते? भाई ये तो सिंपल सी बात है कि इसको कोई भी समझ सकता है कि भाई सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक सिस्टम यानी प्रणाली है। बताओ लैंग्वेज को साउंड्स में, यानी कि अगर अपन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कितने साउंड्स हैं? इंग्लिश में टोटल 44 साउंड्स हैं, और हर साउंड को अपन सिंबल में व्यक्त करते हैं। भाई साउंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन सिंबल, आर represented in symbols। अपन इसको सिंबल्स में व्यक्त करते हैं कि नहीं करते? यस और नो, पहले ये बताओ, हाँ या ना? करते ना? तो सिंबल्स में व्यक्त करते हैं। तो कहने का मतलब, और सिंबल्स भी सिस्टमेटिक पढ़ने पड़ते हैं। आपको पता होगा कि भाई कॉन्सोनेंट पढ़ने पड़ेंगे, कॉन्सोनेंट के अलावा बावल्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। बावल्स पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे, बावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ये पढ़ेंगे हम सारे। इसके अंदर इंटोनेशन, लहजा वगैरह, हर शब्द का अरेंजमेंट प्रॉपरली पढ़ना पड़ता है। तो ये कहने का मतलब सिंबॉलिक सिस्टम है। ये प्रतीक इसके जो है सिस्टम से जमे हुए होते हैं। लैंग्वेज सिस्टमेटिक होती है। आपको इसका जो चारों स्किल्स है ना वो याद रखने पड़ेंगे। सिस्टमेटिक कैसे है? इसको प्रणालीबद्ध है। आपको एक एक चीज़ को दो तरह से इसमें आएगा प्रणालीबद्ध। एक तो इसकी स्किल आएंगे और एक स्टेप्स आएंगे। इसके अंदर जो स्किल्स हैं वो चार तरीके के हैं। एक तो पहला आएगा LSRW, ये मैं आपको दो तीन बार बता चुका हूँ इसी में ही। आप पहले इसमें लिसनिंग सीखोगे। देखो लिसनिंग से स्पीकिंग आती है, राइटिंग, रीडिंग से राइटिंग आती है। इसका एक सिस्टम होता है। तो पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, इस तरीके से आप इसको सीखते हुए चलोगे, राइट। इसके अलावा इसमें स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स में कैसे सीखोगे आप? सबसे पहले आप सीखोगे लेटर्स के आपको देखने पड़ेंगे साउंड्स। लेटर्स को आपको साउंड्स में देखना पड़ेगा। हर लेटर का साउंड कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको वर्ड कनेक्ट करना पड़ेगा। वर्ड से आपको फ्रेज कनेक्ट करना पड़ेगा। फ्रेज से आपको सेंटेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। और सेंटेंस से आपको पैराग्राफ कनेक्ट करने पड़ेंगे। पैराग्राफ, ठीक है ना। और साउंड्स को हम सिंबल्स भी कह सकते हैं, एक तरह से साउंड्स को सिंबल्स भी कह सकते हैं, राइट, ठीक है ना। अब देखो सिंबल्स ऐसे कह नहीं सकते, साउंड ध्वनियां होती है, सिंबल ध्वनि को प्रस्तुत करने का प्रतीक है। मतलब जैसे मैंने कहा कि ये क्या है, इसको, ये तो क्या है, क, और ये किसका सिंबल है, ये इसको वर्ण भी कह सकते हैं। अगर मान लो मैं ये जो क्या साउंड को ऐसे लिख देता हूँ इंग्लिश में, या मैं जैसे सी है,
सी कै का साउंड दे रहा है, तो मैं इसको यूँ लिख देता हूँ, ये लो, तो ये क्या है, ये तो इसका सिंबल है, राइट, और इसको बोलूंगा मैं क, ये क्या है, साउंड है। तो सिंबल और साउंड थोड़ा डिफरेंट होते हैं ना, बिल्कुल, इसको समझ मत लेना कि सेम है ये। लैंग्वेज इज वोकल, वर्बल एंड साउंड। तो देखो इसमें क्या है कि लैंग्वेज को वोकल किया जाता है, मतलब वी यूज, या ऐसे कह देंगे माउथ ऑर्गन या स्पीच ऑर्गन्स आर यूज टू एक्सप्रेस लैंग्वेज। स्पीच ऑर्गन्स आर यूज्ड, स्पीच के जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ऑर्गन्स जैसे कि अपन बात करेंगे ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, आर यूज्ड टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए अपन को स्पीच ऑर्गन्स की जरूरत होती है। सर कौन कौन होते हैं, जैसे लैरिंग्स काम आती है, लैरिंग्स, फेरिंग्स, PHA, फेरिंग्स RYNX, फेरिंग्स काम आती है। इसके अलावा हमारा नेजल, नाक काम आता है, हमारे टंग, टीथ काम आती है, टंग है, टीथ है ना, ये काम आते हैं, लिप्स काम आते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पर थोड़े से कुछ आपको साउंड ये बता रखे हैं, देखो अपर लिप, लोअर लिप, टीथ है, ग्लॉटिस है, टिप है, फाउट है, अपेक्स है, ब्लेड है, डॉर्सम है, यूवला है, सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट है, एल्वियोलर रिज है। ये जब अपन साउंड पढ़ेंगे, फोनेटिक साउंड्स पढ़ेंगे, तो उसमें अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब आपने टीचिंग मेथड पैलेट वाली नहीं तो स्टेप बाय स्टेप चलते थे, मेरी पहली क्लास से आप यही कर रहे हो, सर टीचिंग मेथड उठाओ, सर टीचिंग मेथड उठाओ। हालांकि आप लोग पढ़ो, देखो मैं ये मानता हूँ जब आपको नया अपडेटेड कोर्स मिल रहा है ना, तो आप इसी पे जाओ, पुराने कोर्स पर मत जाओ, पहले अपडेटेड कोर्स देखो प्रॉपरली। फिर आपको लगता है कि यार पुराने कोर्स और अपडेटेड कोर्स, अब जब नया मैं ही पढ़ा रहा हूँ, पुराना भी मैंने ही पढ़ा है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखोगे, जब अपडेट मिल रही है चीज़ें तो अपडेट पे जाओ। तो देखो यहाँ पर आप कि वोकल इसके अंदर होता है, तो स्पीच ऑर्गन्स को यूज किया जाता है लैंग्वेज को व्यक्त करने के लिए। वर्बल होता है, मतलब इसको शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, और इसके कुछ साउंड्स भी होते हैं, ध्वनि भी होती है कि नहीं होती, साउंड्स के आधार पर आधारित होता है ये। साउंड्स कितने, 44, और हर साउंड का प्रोनाउंसिएशन इस माउथ ऑर्गन्स के माध्यम से होता है। अगला नॉन इंस्टिंक्टिव है, आपसे पूछे कि नॉन इंस्टिंक्टिव मतलब होता है इनबॉर्न नहीं है, जन्मजात नहीं है, नॉट इनबॉर्न, ये इनबॉर्न नहीं है बल्कि इन्नेट है ना, इन्नेट, ये इन्नेट है। इन्नेट मतलब होता है ये जन्मजात नहीं है लेकिन सीखी जाती, कुदरती है, ये कुदरत से सीखी जाती है। आप इसको सीखते हो, इन्नेट, लर्न इट इन एटमॉस्फेयर, आप लर्न इट इन एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट, आप इसके एटमॉस्फेयर में सीखते हो। अगर आप एटमॉस्फेयर किस किस का होगा, एटमॉस्फेयर में सबसे पहले फैमिली होगी, फैमिली के बाद आप करेंगे कि साहब सोसाइटी होगी, सोसाइटी के बाद स्कूल होगा, फिर कम्युनिटी होगी, इनमें आप सीखोगे लैंग्वेज को। ऐसे तो सीखते हैं, यस और नो, ऐसे तो सीखते हैं। अब देखो कन्वेंशनल है मतलब ट्रेडिशनल है, ये नया फॉर्म नहीं है, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है, ठीक है ना। ये कन्वेंशनल है मतलब परंपरागत है, ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, समझना है इसको आपको, ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, ये ट्रेडिशनल है, प्रवृत्ति जन्य नहीं है, प्रवृत्ति जन्य नहीं है, हमारे साथ उत्पन्न नहीं होती है, नहीं है। नॉन इंस्टिंक्टिव का मतलब यही होता है, प्रवृत्ति जन्य नहीं है, ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, ठीक है ना। ये क्या होता है कि मतलब पास, ये गुजरती है, पासेज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ियों से पीढ़ी गुजरती आ रही है, पासेज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ियों से पीढ़ी चलती आ रही है। इसका कोई ऐसा लेना देना नहीं है कि नहीं साहब अभी नई सीखे, नई बनाई अपन ने लैंग्वेज, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि नॉन इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है प्रवृत्तिजन्य नहीं है, ये इन्नेट है, कुदरती है, ये सीखी जाती है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर हमारा परिवार, समाज, स्कूल, कम्युनिटी, नेबरहुड, ये होता है, उसमें हम सीखते हैं। कन्वेंशनल है, परंपरागत है, ट्रेडिशनल है, ये पीढ़ी से पीढ़ी चलती आ रही है, लैंग्वेज की ये विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अगला लैंग्वेज प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव मानी उत्पादी है और रचनात्मक है, मतलब लैंग्वेज को आप व्यक्त कर सकते हो। उत्पादी मतलब एक्सप्रेशनल है, और क्रिएटिव मानी रचनात्मक है, मतलब आप इसको लिख भी सकते हो।
रचनात्मक है मतलब ये वोकल है और राइटेबल है, एक्सप्रेशनेबल है, लिखने योग्य है, आप ट्रांसमिट कर सकते हो मैसेज को। तो देखो कोई भी दुनिया की नॉलेज है उसको अपन व्यक्त कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट सिचुएशनल है उसको व्यक्त कर सकते हैं, कोई अटेंशनल प्रोसेस है, सोशल कॉग्निशन है, इमोशन है, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुलाइजेशन करते हैं, आइडिया हम दिमाग में सेट करते हैं सभी चीज़ों के प्रति, चाहे हमारा दुनिया के बारे में नॉलेज हो, चाहे हमारे किसी चीज़ के संदर्भ में हो, चाहे हमारी कोई कार्य कर रहे हो उसके संदर्भ में हो, यानी कि कार्य 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 या फिर हम कह सकते हैं दृश्य या विश्व का ज्ञान या फिर समाज या फिर हमारी भावनाएं, समाज, भावनाएं, भावना, और या फिर हमारा खुद की याद। अगर हम इनको व्यक्त करना चाहते हैं कॉन्सेप्चुअल तरीके से, हमारे विचारों में प्रस्तुत कर देते हैं हम इनको, और इसको लिंग्विस्टिक फॉर्मेशन में हम प्रस्तुत कर देते हैं, लेक्सिकल ऑर्डर के साथ हम प्रस्तुत करते हैं, इसका उच्चारण करने लग जाते हैं। किन मिला करके ये कि ये सारी चीज़ों को हम मिला करके हम एक्सप्रेस करते हैं क्रिएटिव तरीके से। ये रचनात्मक है और प्रोडक्टिव है, कोई भी कह सकता है। तो देखो इसके अंदर एक सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का। तो देखो लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, वार्तालाप का एक प्रणाली है, ठीक है ना। कैसे है वार्तालाप की संप्रेषण की प्रणाली, समझना। संप्रेषण की प्रणाली, ये संप्रेषण की प्रणाली है। देखो कैसे कि आप कोई भी वर्ड ले लेते हो, ये कोई भी वर्ड लिया आपने, आपको सामने वाले ने कोई वर्ड बोला, फिर आपको जब भी वो वर्ड बोलता है तो आप उसको मीनिंग से कनेक्ट करते हो। कोई ना आपको गाली दी, आपको कैसे लगा कि वो गाली है, आपको इसलिए लगा कि आपने उसका मीनिंग क्रिएट किया, माइंड में मीनिंग क्रिएट किया, फिर उस मीनिंग को आपने आपके व्यवहार में यूज किया, प्रैग्मेटिक बनाया। प्रैग्मेटिक बनाया मतलब व्यवहारिक बनाया, व्यवहार में आपने आपके यूज किया, इसको व्यवहार में बनाया, और फिर आपने उसको अपने कॉन्सेप्ट से जोड़ा कि कॉन्सेप्चुअली भी है, आपने इसको कॉन्सेप्ट से जोड़ा, आपकी धारणा से जोड़ा कि आपकी सोच उसके प्रति क्या है, व्यवहार में आपके लिए वो वर्ड क्या मायने रखता है और आपकी धारणा में वो वर्ड क्या मायने रखता है। तो आप क्या करोगे, फिर उस वर्ड को आपकी किस उद्देश्य से आपके पास सेंड किया गया है, आप पर्पस ऑफ सेंडिंग, आप पहले तो पता लगाओ किस उद्देश्य से आपके साथ ये वर्ड भेजा गया है, पर्पस ऑफ सेंडिंग, और आप इसको कैसे, मैनर ऑफ रिसीविंग, आप कैसे उसको रिसीव कर रहे हो, किस अर्थ में आप उसको ग्रहण कर रहे हो, और फिर आप उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो कि आप कहेंगे मीनिंग ऑफ द वर्ड। फिर आप वर्ड का मीनिंग कैसे, आप ये मीनिंग बाद में आती है, मीनिंग ऑफ द वर्ड, आप उस वर्ड को मीनिंग में कैसे सेट करो। तो कहने का मतलब कि आप हमेशा कम्युनिकेशन जब करते हो तो कम्युनिकेशन एक सिस्टमेटिक वे में करते हो। कैसे करते हो, जैसे आपको कोई वर्ड बोला जाता है तो पहले आप उस वर्ड को सुनते हो, ग्रहण करते हो, नहीं करते, तो आप उसको रिसीव करते हो। कोई वर्ड बोला गया मतलब सेंड किया गया आपके पास, तो आपने उसको रिसीव किया, फिर आप उसको इंटरप्रेट करते हो, उसकी मीनिंग निकालते हो, मीनिंग को आप अपने व्यवहार में लाते हो, आप किस में लाते हो, धारणा में लाते हो, तब जाकर के आप उसको समझ पाते हो, फिर आप अपनी भाषा को उसके साथ व्यक्त कर पाते हो। ऐसे ही होता ना, जैसे मान लो मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ तो तुम्हारा माइंड कितना तेज काम कर रहा है कि तुम मेरे हर वर्ड को समझ पा रहे हो। पहली बात तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, सुन करके आप उसकी व्याख्या कर रहे हो कि सर क्या बोलना चाहते हैं, इमीडिएट माइंड में व्याख्या चल रही है, फिर आप अपने जीवन के व्यवहार में उसको ला रहे हो, आपकी धारणा में ला रहे हो, आपके कॉग्निशन में ला रहे हो। कॉन्सेप्ट या कॉग्निशन में लाया जाता है, COGNITION, कॉग्निशन में इसको लाया जाता है। तो ये समझा रहा हूँ बस मैं आपको कि ये है क्या। आगे देखिए कि लैंग्वेज क्या है, ह्यूमन है, मानवीय है, इट इज स्पोकन ओनली बाय ह्यूमन, इट इज स्पोकन ओनली बाय ह्यूमन बींग्स। इसको सिर्फ मानव बोलता है, इसको सिर्फ मानव के द्वारा बोला जाता है, ठीक है बच्चों। और स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स है, मतलब बेस्ड ऑन रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स। ये किस पर आधारित है, बेस्ड ऑन रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स। भाषा को सीखने के लिए नियम और हमको संरचनाएं सीखनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है ग्रामर एंड वोकैबुलरी, ग्रामर एंड वोकैबुलरी ये होती है आपकी किस पर, स्ट्रक्चर्स पर निर्भर होती है।
बोलो बात समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? पहले तो यूँ बताओ, क्लियर कट आई कि नहीं आई कि भैया लैंग्वेज जो है मानवीय है, इसको केवल मानव के द्वारा यूज किया जाता है, मानव के द्वारा बोला जाता है, और स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि इसके अंदर ये पूरी तरह से जटिल है, संरचनात्मक रूप से जटिल है ये। तो कंस्ट्रक्शनली या स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है संरचनात्मक रूप से जटिल, रूप से जटिल। अब मैंने कहा क्यों है जटिल साहब संरचनात्मक रूप से? क्योंकि ये केवल नियमों पर और संरचनाओं पर आधारित है, और संरचनाएं किसकी होती हैं? ग्रामर और वोकेबलरी की। बोलो बात समझ में आ गई? ये यूनिक है, अद्वितीय है। हर लैंग्वेज अपना खुद का यूनिफाइड फॉर्म रखती है। तो देखो, ईच लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम अदर्स, हर भाषा दूसरी भाषाओं से अलग है कि नहीं है? ठीक है ना? अपना खुद के कोड्स रखती है। ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन, अपने खुद के साउंड्स होते हैं इसके अंदर खुद के सिंबल्स होते हैं, और खुद का वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है। आपसे पूछे कि भाई भाषा कॉम्प्लेक्स क्यों है, जटिल क्यों है, तो आपको मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स होने का कारण क्या है? बताओ। कॉम्प्लेक्स होने का कारण यह है कि जो बेस्ड ऑन सबके अलग अलग ग्रामर होती है कि नहीं होती? बेस्ड ऑन ग्रामर एंड वोकेबलरी, ग्रामर वोकेबलरी, इन दोनों पर आधारित है ये, और स्ट्रक्चर्स पर आधारित है। ये स्ट्रक्चर ही हो गया, ठीक है ना? रूल्स पर आधारित है, रूल्स लिख दो, RULES, रूल्स। ठीक है ना? अब एक बात समझना आप कि ये मॉडिफाइबल है। मतलब मॉडिफाइबल कैसे हो गई? कि इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड एज पर टाइम, या इट कैन बी मॉडिफाइड एज पर टाइम। जिस तरह से चेंजेस आते हैं, मैंने कहा भाषा में चेंज होते रहते हैं, रिफॉर्मेशन होते हैं। तो रिफॉर्मेशंस कैन बी मेड इन लैंग्वेज, इन अ लैंग्वेज। एक भाषा में अपन परिवर्तन कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं, समय के अनुसार इसमें सुधार लाए जा सकते हैं, कुछ ना कुछ इसमें अपन चेंज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नया ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना? न्यू वर्ड्स एंड न्यू वर्ड्स ट्रेडिशनल है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ न्यू वर्ड्स कैन बी कनेक्टेड, न्यू वर्ड्स, सिग्नल्स एंड सिंबल्स कैन बी कनेक्टेड। यार अब मेरे को तो नहीं लगता कि मैंने टीचिंग प्रिंसिपल्स में अगर अपन ने भाषा की बात करी होगी तो कैन बी एडेड। मैंने कोई भी ऐसी चीज़ की होगी जो आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी। वैसे तो प्रॉपरली विस्तार से एक एक चीज़ को मैंने इलाबोरेट किया है, इंटरप्रेट किया है। फिर भी आप लोगों को कहीं पर कुछ लग रहा है तो मुझे बताइएगा ज़रूर एक बार कमेंट करके। अब अपन देखते हैं एम्स क्या है लैंग्वेज को पढ़ाने का, या लैंग्वेज क्यों पढ़ाई जाती है। तो वेरियस एम्स हैं लैंग्वेज को पढ़ाने के, टीचिंग में इंक्लूड करने के। क्या उद्देश्य, फिर इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो देखो, इससे क्या होता है, हमारी योग्यता डेवलप होती है। किस चीज़ की योग्यता डेवलप होती है? डेवलपिंग द एबिलिटी। इससे हमारी योग्यता विकसित हो जाती है कि हम वक्ता की भाषा को क्या करने लग जाते हैं? सीखने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। बात समझ में आई कि ये हमारी क्या है, जैसे अगर अपन लैंग्वेज को टीच करते रहेंगे, भाषा को पढ़ाने से क्या होगा, इससे योग्यता बढ़ जाएगी। भाषा पढ़ाने से कि जो बोल रहा है ना, उसकी आप बात को समझ सकते हो, उसकी भाषा को समझ सकते हो। ये इनहांस यानी बढ़ा देती है। बढ़ाना क्या बढ़ाती है? ये हमारी योग्यता को क्या करने की? रीड करने की। कि हम किसी भी चीज़ को रीड कर सकते हैं और प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं बिल्कुल समझ के साथ। या रीड एंड लिसन, रीड भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। किसके साथ? पूर्ण समझ के साथ। भाई अगर अपन भाषा सीख गए, कोई भी भाषा सीख गए, तो अपन पूर्ण समझ के साथ उसको पढ़ते समय समझ भी सकेंगे, और उसको बोलते समय भी समझ सकेंगे, सुनते समय भी समझ सकेंगे। इससे एक व्यक्ति योग्य हो जाता है। योग्य बनाना, योग्य बनाती है। किसमें योग्य बनाना? फ्लुएंट, कि हम धारा प्रवाह, एंड डाइवर्स, और डाइवर्स यानी विभिन्न प्रकार की एक्सप्रेशंस करने लग जाते हैं यूजिंग डिफरेंट स्किल्स। और वो चारों कौशलों को यूज करते हैं। चारों कौशलों को यूज करके कौन कौन से? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इन चारों कौशलों को यूज करके हम धारा प्रवाह तरीके से और विविध तरीके से अपनी अभिव्यक्तियां करने लग जाते हैं। अभिव्यक्ति,
अभिव्यक्ति, ठीक है ना। इसके बाद देखो टीचिंग, हमें टीचिंग हाउ टू इन ए कोहेरेंट मैनर, प्रेजेंट मतलब अपन जो भाषा सीखे हैं ना उसको किस तरीके से एक तर्क संगत तरीके से, तर्क संगत मतलब जो समझ में आ जाए, जो उचित हो, हर जगह पर उसको सही सटीक ठहराया जा सके। आज मैं तुमसे जब हिंदी बोल रहा हूँ तो पूरे राजस्थान के लोग इसको देख रहे होंगे, या राजस्थान के विद्यार्थी जो रीड इंग्लिश कर रहे हैं वो देख रहे हैं। तो जब भी मैं कोई भाषा बोल रहा हूँ तो मैं आपको जब सिखा रहा हूँ तो इसको इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप एक तर्क संगत तरीके से आप इसको एग्जाम में प्रस्तुत कर सकें। ये इससे योग्य हो जाता है कोई भी विद्यार्थी कि उसके अंदर भाषा के जो वैज्ञानिक तत्व हैं, वैज्ञानिक पहलू हैं, साइंटिफिक एस्पेक्ट, वैज्ञानिक जो पहलू हैं भाषा के, वो उसको सीखने को मिल जाते हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लैंग्वेज को सीखा जाता है। स्टेप बाय स्टेप सीखना, रियल लाइफ के हिसाब से सीखना, एस्पेक्ट कौन सा एस्पेक्ट कहलाता है? साइंटिफिक पहलू कहलाता है। इसके अलावा समझना कि इससे सेंसिटिव, ये एक विद्यार्थी को सेंसिटिव बनाती है, संवेदनशील बनाती है। किसके प्रति संवेदनशील बनाएगी बताओ? किसके प्रति? नेशन, राष्ट्र के प्रति, रियल लाइफ वास्तविक जीवन के प्रति, कल्चर संस्कृति के प्रति, CULTURE, या फिर सोसाइटी अपने समाज के प्रति क्या बनाती है उसको, क्या बनाती है उसको? सेंसिटिव बनाती है, संवेदनशील। बताओ क्या व्यक्ति किसी अपने राष्ट्र से जुड़ता है कि नहीं जुड़ता? और दूसरे राष्ट्र से जुड़ने के लिए दूसरी भाषा सीखनी पड़ेगी। क्या उसको वास्तविक जीवन की झलक मिलती है कि नहीं मिलती? संस्कृति से जुड़ता है कि नहीं जुड़ता? समाज से जुड़ता है कि नहीं जुड़ता? तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये एम हैं क्या करने के? भाषा को सिखाने के। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बोलिए क्या है? What are the 4 skills involved in language learning? क्या है 4 स्किल्स? चारों की चारों ही हैं, लेकिन बताओ किस ऑर्डर में आएंगे वो? बताइए फटाफट फटाफट। बिल्कुल, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलो बताइए फटाफट। बताओ जल्दी से, हाँ बताइए फटाफट से। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, आवाज आ रही है? हाँ देखिए, अब फटाफट से इसका जो तरीका है वो LSRW है। किधर है? नहीं नहीं, इसमें क्रम से बात नहीं पूछ रहा है। देखो, लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है चारों। लिसनिंग है, रीडिंग है, स्पीकिंग है, थिंकिंग नहीं है, हटाओ। रीडिंग है 4 स्किल्स, राइटिंग है, स्पीकिंग है, जेस्चरिंग है, नहीं है। लिसनिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, सिग्नलिंग है, गलत। तो ये गलत, जेस्चरिंग गलत, थिंकिंग गलत। आपका पहला ऑप्शन राइट होगा, बिल्कुल सही है मैक्सिमम बच्चों का। बहुत बढ़िया से समझ गए। यानी कि इसके अंदर सोच नहीं होता, जेस्चर अभिव्यक्ति नहीं होती कौशल में, और सिग्नल नहीं होते। सिग्नल ये तो लैंग्वेज है, ये उनके व्यक्त करने के एक स्किल नहीं है, कौशल नहीं है। बताओ भाषा की महत्वता क्या है भारत में? भारत में क्या काम करती है लैंग्वेज? तो लैंग्वेज का जो योगदान मतलब महत्वता है, महत्वता क्या है इसकी? देखो, पहली बात तो एक ब्रिज बन जाती है, लिंक बनती है। हम एक देश दूसरे देश से कनेक्ट हो जाता है, टू कनेक्ट विद अदर कंट्रीज। हम दूसरी कंट्रीज से जुड़ जाते हैं, हाँ या ना? जुड़ते कि नहीं जुड़ते? अगर हमें भाषा मालूम होगी उनकी तो हम उनकी संस्कृति और सभ्यता से भी जुड़ जाएंगे। एसेंशियल फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अगर अपन भाषा सीख जाते हैं तो तकनीकी उन्नति होती है कि नहीं होती? कैसे कि हम साइंस से जुड़ जाते हैं, तकनीकी उन्नति, क्योंकि हमें दूसरे लोगों की सोच पता लग जाती है, विचार पता लग जाते हैं, और फिर जो नॉर्मली किस तरीके से उन्नति वो कर रहे हैं, उन लोगों के थॉट्स हम लोगों तक प्रॉपरली पहुंचते हैं। उनकी क्या, किस चीज़ के प्रति कैसी विचारधाराएं, कैसी मानसिकताएं होती हैं, वो हम लोगों तक पहुंच जाती हैं। फिर वर्ल्ड वाइड प्रिंट मीडिया के लिए उपयोगी होता है। वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया में अगर अपन को प्रिंट पहुंचानी है, अपनी हिंदी की भी बात को अपन पहुंचाना चाहें तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो व्यक्त करके ही तो पहुंचाएंगे। फैसिलिटेड ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग में भी हमें सुविधा मिलती है। अंडरस्टैंडिंग अदर्स कल्चर, और दूसरों की संस्कृति को भी हम समझ जाते हैं। अब देखिए कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन लाइफ। मानवीय जीवन में प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सोशल कॉन्टेक्स्ट बढ़ाना, फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक रिलेशन, आर्थिक संबंधों को सुविधाएं देना, या फिर प्रिजर्विंग कल्चर, संस्कृति को संरक्षित करना। बताओ प्राथमिक उद्देश्य या भूमिका क्या है? क्या है रोल की लैंग्वेज का रोल? बिल्कुल, देखो, एनहांस यानी बढ़ाती है सामाजिक कॉन्टेक्ट्स। जब अपन भाषा सीखेंगे तो समाज में कॉन्टेक्ट्स बढ़ेगा। फैसिलिटेट, सुविधा मिलेगी,
हम आर्थिक संबंधों को भी विकसित कर पाएंगे। आज एक देश यानी भारत देश ने चाइना के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ जो आर्थिक संबंध स्थापित किए हैं वो हमने किसकी वजह से किए? भाषा। क्योंकि हम उनको अपनी बात पहुंचा पाए और वो अपनी बात हम तक पहुंचा पाए। प्रिजर्विंग कल्चर, संस्कृति बचती है, बिल्कुल संस्कृति का संरक्षण भाषा से ही होता है। किसी भी संस्कृति का बोध भाषा से ही होता है। संस्कृति संरक्षण होता है किससे? भाषा से। बिल्कुल 3 ऑप्शन सही है, इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल कंप्लीट है। आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कहाँ तक? यहाँ तक। अब अपन कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में सुन लीजिए, अपन टीचिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, है ना। टीचिंग प्रिंसिपल्स के अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्सिम्स क्या हैं टीचिंग में जो यूज किए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, मैं लैंग्वेज 1 के लिए भी टीचिंग मेथड पढ़ाने वाला हूँ। तो लैंग्वेज 1 में जिन्होंने ले रखा है उनके लिए भी मैं टीचिंग मेथड्स पढ़ाऊंगा, तो डोंट बी वरीड अबाउट इट, और चिंता मत करना, लेकिन ये सीरीज से अलग। तो दोस्तों मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ, अगर आप लोगों को ये ऐप पर ये पूरा कोर्स कंप्लीट चाहिए, कंप्लीट बना हुआ फ्रेम्ड बिल्कुल तरीके से नोट्स के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, तो आपको कल की क्लास में मैंने नंबर दिए थे, उन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लेना। और आज भी मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। सर एक बार नंबर बोल दीजिएगा। 7611 82 91 50, यानी कि 7611829150। इससे आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। और इसमें प्रॉपरली आपको किस तरह से टेस्ट सीरीज मिलेगी? देखो, इसमें क्लासेस मिल जाएंगी पूरी, आपको इनकी पीडीएफ्स मिलेंगी, आपको एमसीक्यू क्लासेस मिलेंगी सेपरेट अलग से, क्योंकि वो अपन यूट्यूब पर नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम का अभाव है। बाकी क्लास, पूरी क्लास मैं आपको दे ही रहा हूँ। और इसके अलावा आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेगी। और इस टेस्ट सीरीज में किस तरीके से टेस्ट सीरीज हैं आपको बता दिया, टॉपिक वाइज भी है। इसके अलावा टॉपिक वाइज के अलावा आप लोगों को सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे हर यूनिट के हिसाब से, यूनिट टेस्ट। और इसको मैं आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलने वाले हैं। तो अगर आप इनको लेना चाहें, अभी तो मेरे पास इसका बैनर नहीं है, मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसको नंबर पर कांटेक्ट करके आप इस टेस्ट सीरीज को अभी अवेल कर सकते हो, आप इसे फ़ायदा ले सकते हो। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में टीचिंग प्रिंसिपल्स के साथ ही। अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, इसके पार्ट 2 के साथ मैं जल्दी लौटने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।